अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना गाइज। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे और इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो क्लास एंड हो जाने के बाद आप सभी बच्चे बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी बच्चों के लिए, जो भी विद्यार्थी हमारे पेड कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों अभी आप लोग जो है हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, अभी 2 दिन ही क्लास हुआ है। तो यदि आप न्यू बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, है ना। और हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट भी लिया जाता है ना। और उसके बाद जो पैरामेडिकल का 10 इयर्स का जो पेपर है वो भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बच्चों यदि आप लोग को हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना है, यदि आप लोग हमारा सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो अभी दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सरल लोलक, ये दोलक नहीं है लोलक है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल क्या होगा, यानी नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आवर्तकाल बराबर होता क्या है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/G, ठीक है। इतना मालूम है आप लोगों को। देखिए टी क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड है, एल क्या है, लेंथ है, किसका, लोलक का लंबाई है, और ये स्मॉल जी क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है। बस बन गया। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बस इतना मालूम होगा क्वेश्चन बन जाएगा। आवर्तकाल जो है ये लेंथ के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L के, यानी L के साथ ही कैसा रिलेशन बनाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए, T1/T2 ये इक्वल हो जाता है √L1/L2 के, ठीक है। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल 1.2 सेकंड है, यानी T1 दे दिया है, T1 बोला है, आवर्तकाल कितना है, 1.2 सेकंड है। तो यहाँ पर मैं 1.2 सेकंड कर लूँगा, और अपॉन में T2 जो कि आपको निकालना है, नया आवर्तकाल यही होगा ना, तो यही निकालना है, अपॉन में T2 कर देना है। फिर इज इक्वल टू में फिर बोल रहा है कि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए। देखो अब लंबाई क्या किया जा रहा है बच्चों, दुगना किया जा रहा है। तो मुझे ये बताओ, पहले जो लंबाई रहा होगा यानी L1 वो क्या रहा होगा, L रहा होगा। पहले लंबाई जो था वो क्या था, L था। बाद में क्या हो जाता है, यानी ये L2 क्या हो जाता है, बाद में उस लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। देखिए L से L काट दीजिए। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/√2, लिख सकता हूँ ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/√2 लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ना लो, T2 बराबर में क्या हो जाएगा, 1.2 गुने में √2, ठीक है। तो T2 बराबर, यानी ये T2 क्या है, नया आवर्तकाल है, न्यू टाइम पीरियड है ना। तो 1.2 गुना में, अब बताइए √2 का वैल्यू कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए 1.4 होता है, ठीक है, 1.4 होता है। तो T2 बराबर, अभी इन दोनों को गुना कीजिए, 1.4 को गुना 1.2 को गुना कीजिए 1.4 से, दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 1.68, यानी तकरीबन जो है कितना आ गया बच्चों, 1.7 आ गया। तो न्यू आवर्तकाल कितना होगा, तो 1.7 सेकेंड होगा, है ना, 1.7 सेकेंड होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम होगा। किसके लिए न्यूनतम होगा? यानी कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का जो क्रिटिकल एंगल है वो किस रंग के लिए सबसे कम होगा? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा, जल्दी से हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ बच्चों सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का जो क्रिटिकल एंगल है वो किस रंग के लिए सबसे कम होगा, सबसे न्यूनतम होगा? वेरी गुड, किसके लिए होगा? तो बैगनी, है ना, बैगनी। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो याद रखना है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का जो क्रिटिकल एंगल है ना, प्रकाश का जो क्रिटिकल एंगल है जिसको साइन सीट से डिनोट करते हैं, ये किस रंग का कम होता है? तो ये बैगनी रंग का सबसे कम होता है ना। याद रखना है ये क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का अपवर्तनांक किस रंग का सबसे अधिक होता है? बताइए, क्वेश्चन लिख देता हूँ। कांच से वायु में जाने पर, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताइए बच्चों, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का अपवर्तनांक जो है किस रंग का सबसे अधिक होता है? किस रंग का सबसे अधिक होता है? ऑप्शन यही रहेगा। मान लो 4 ऑप्शन मैं दे दिया आप लोगों को, इन्हीं चारों में से लाल, हरा, पीला, बैंगनी। बताइए, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का अधिक होता है, ठीक है, हाँ, बैगनी रंग का। तो लिख लीजिएगा बैगनी, वायोलेट, ठीक है, हाँ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से है, स्फेरिकल मिरर से है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब एक 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है ये बताना है। यानी अ वर्चुअल इमेज 3 times the size of an object is obtained from a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter then the distance of the object from the mirror। यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है ना, वस्तु दूरी कितनी है ये बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें बोल दे कि 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, ऐसा कुछ बोल दे, यानी क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोल रहा है कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब। तो जब भी आए 3 गुना, 4 गुना, तो ये क्या चीज़ होता है बच्चों? ये हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, आवर्धन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दे दिया है आपको 3 गुना, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन बराबर यानी आवर्धन बराबर ये होता है -v/u होता है, सबको मालूम है। यानी m बराबर -v/u। यहाँ पे v क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। और बटा u क्या है? ये वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए तो m बराबर क्या दिया है? 3 दिया है, तो 3 कर देंगे। 3 बराबर -v/u। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u बराबर 3u बराबर क्या हो जाएगा? -v। तो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि v बराबर मेरा क्या हो जाएगा? -3u। इतना मैं कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो v बराबर -3u मैं कर सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो 36 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो बताइए, तो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो रेडियस होता है यानी ये जो r दिया है वक्रता त्रिज्या, ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग बोलिएगा कि सर निगेटिव होता है। निगेटिव होता है तो ये r दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जो जो दिया हुआ है लिख लीजिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ से जो फोकल लेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, सबको मालूम है, होता है ना। तो यहाँ r कितना दिया हुआ है? -36 है और अपॉन में 2,
तो इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा -18। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा आपका, फोकस दूरी कितना आ गया -18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दर्पण का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए और फिर आपको जो है ये वस्तु दूरी निकल आएगी। कैसे, तो देखिए तो क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, दर्पण का जो सूत्र होता है, मिरर का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, 1/u होता है ना। तो देखिए तो 1/f कितना निकला -18 है, बराबर में 1/v, तो 1/v की जगह में क्या लिख सकता हूँ, v की जगह में क्या लिख सकता हूँ बोलो तो -3u कर सकता हूँ, और प्लस में 1/u को u ही रहने दूँगा क्योंकि मुझे u निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो सॉल्व कीजिए ना, देखिए आंसर आ जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। हाँ सॉल्व कीजिए। तो देखिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, अच्छे से देखना है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1/18 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में हो जाएगा 1/u और माइनस में मैं 1/3u कर देता हूँ। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व कीजिए, इतने को लिख दीजिए। अब देखिए तो u 3u एलसीएम लीजिएगा, 3u हो जाएगा, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा ना। तो ये -1/18 इज इक्वल टू 2/3u आ रहा है, तो काट ना दीजिए, 3 छके 18 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो u बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, देखो तो 6 दूनी 12 और ये माइनस भी है ना, तो -12 सेंटीमीटर आएगा आप लोग का। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वस्तु दूरी होती है ना, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बच्चों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आंसर क्या हुआ 12 सेंटीमीटर। अब ये मत बोलना कि सर -12 है तो यहाँ ऑप्शन में माइनस होना चाहिए, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। आ रही है बात समझ में बच्चों, इसको फिर से देख लीजिएगा, जिन बच्चों को दिक्कत है आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ठीक है वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, अ स्पेरिकल बबल ऑफ एयर इन वाटर विल एक्ट एज, किस लेंस के भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल कांच की प्लेट। अवतल लेंस को कनकेव लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, समतल अवतल लेंस को प्लेन कनकेव लेंस बोलेंगे, और समतल कांच की प्लेट को प्लेन मिरर का प्लेट बोलेंगे। ठीक है, बोलिए क्या होगा आंसर। बच्चों क्वेश्चन ये है ना कि जो पानी का बुलबुला है, आप लोग देखे होंगे पानी का बुलबुला, वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस कनकेव लेंस, देन आप लोग का आंसर सही है ना, सही है। ठीक है, तो याद रखना है कि जल में जो पानी का बुलबुला है वो किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति वो कार्य करेगा। अब कभी कभी बच्चों बात ये भी आ जाती है, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, मायोपिया। तो बताइए तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं जी। तो जी हाँ दोस्तों, किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस कनकेव लेंस। ठीक है, हाँ। और यदि ये पूछ ले आपसे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है कौन सा लेंस यूज में लाया जाता है। हाँ, स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ। हाइपरमेट्रोपिया होता है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग स्पेलिंग। ठीक है, हाँ। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग यूज में लिया जाता है, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का। ठीक है, हाँ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी।
बच्चों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, है ना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड पर सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स, है ना। यानी देखिए, कहने का ये अर्थ है बच्चों कि इसमें ये पूछा है कि जो उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या होगी, यानी हीट क्या होगा। तो बच्चों हीट बराबर होता है, याद रखना है, वी आई स्मॉल टी। वी क्या है, वोल्ट है, आई क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, 20 वोल्ट दे दिया है, यानी वी दे दिया है 20 वोल्ट, जो जो दिया हुआ इसको लिखते चलो। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दे दिया है 4 ओम, इस ये दे दिया है आपको आर भी, कितना दे दिया है, 4 ओम दे दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, आप लोग आई नहीं निकाल सकते हो, वी दे दिया है, आर दे दिया है, आई निकाल सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, आई बराबर वी बटा आर होता है। तो वी कितना है, देखो तो 20 है, आर कितना है, 4 है। तो यहाँ से बताइए, तो आई कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर आ गया ना। तो बस बना दीजिए, सॉल्व करना दीजिए। तो वी कितना है, देखिए पूछा है कि उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, तो हीट बराबर अभी मैं बताया था ना, वी आई इंटू में टी होता है, वी आई टी होता है। तो वी कितना है, 20 है, आई कितना आया है बच्चों, 5 आया है, गुने में 5 कर दीजिए। और टी कितना है, टी 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 देखो टी बच्चों दिया है, बोल रहा है दिया है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड का बात किया है, तो यहाँ पे 1 सेकंड कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिए ना, कितना आ गया, 20 में, हाँ 20 में गुना कीजिए 5 से, तो 100 आ गया। तो आप ही बताओ प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो 100 जूल होगी, 100 जूल, यानी ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कृतियाँ और लेखक, यानी यहाँ पर बुक का नाम दिया हुआ है और पूछा है कि उनके लेखक कौन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैचिंग नहीं खाता। तो पहली बुक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा आप बताइए क्या इसके रचयिता लेखक हुमायूं है। दूसरा ऑप्शन है बाबर नामा। बाबर नामा के रचयिता क्या बाबर हैं। तीसरा ऑप्शन है तुजुक ए जहांगीरी, इसके रचयिता जहांगीर हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है शाहजहां नामा, इनायत खान। तो बताइए इसमें से कौन सा मैचिंग सुमेलित नहीं है, कौन सा मतलब गलत दिया हुआ है, बताइए। तो बच्चों देखिए, बात करें बाबरनामा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बाबर खुद ही हैं, है ना। और बात करेंगे तुजुक ए जहांगीरी, तो इस पुस्तक के रचनाकार खुद जहांगीर ही हैं। बात करेंगे शाहजहांनामा, तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इनायत खान है। यानी ये तीनों ऑप्शन बच्चों सही दिया हुआ है। और बात करेंगे हुमायूं नामा की, तो इसके रचयिता कौन है, गुलबदन बेगम, लिख लीजिएगा गुलबदन बेगम, ठीक है, हाँ गुलबदन बेगम, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि हुमायूं के रचयिता कौन है, तो आपको जवाब देना है गुलबदन बेगम। अब बच्चों कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है शाहनामा, शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, हल्दिया में, बरौनी में, जामनगर में, डिगबोई में। जल्दी से बता दीजिए सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी बोलिए। तो वेरी गुड, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये जामनगर में है। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। तो आपको याद रखना है जामनगर रिफाइनरी, ये भारत के गुजरात में स्थित है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, महेश दास जी को, राजा भगवान दास जी को, बनामली दास को, या राजा टोडरमल को। जल्दी से जवाब दीजिएगा हर एक स्टूडेंट।
तो जी हाँ दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास जी को दी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे टोडरमल जी के बारे में। तो ये कौन थे? तो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौरपुर में हुआ था, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। अब देखिए कभी कभी अकबर के बारे में पूछ लेता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए तो, अकबर का संरक्षक कौन था? बता दीजिए, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बच्चों कौन थे? ये बैरम खान थे, याद रखना है, बैरम खान, ठीक है, बैरम खान, हाँ बैरम खान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश से है। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से। 40 पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रेस दूसरा ऑप्शन है, अचीव तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन फ्यूचर। जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है बच्चों, जल्दी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन सी, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो अचीव का सही स्पेलिंग ही यही है, ठीक है, ACHIEV। अचीव का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राप्त होता है, प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना। अब बच्चों बात कर लेंगे 40 जो कि गलत दिया हुआ है। 40 कैसे होता है? FORTY होता है 40, ठीक है, ये सही हो गया। एड्रेस कैसे लिखते हो आप लोग? ADDRESS, एड्रेस इस तरह से होता है, पता, है ना। फ्यूचर कैसे लिखते हो? ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। फ्यूचर कैसे लिखते हो? FUTURE, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, है ना। जैसे आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट होगा। कब? जब आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से मन लगाकर मेहनत कीजिएगा, है ना। और मेरा यही कामना है ना, ऊपर वाले से, कि जितने भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को सफलता मिले, है ना। हर एक स्टूडेंट को मनचाहा कोर्स मिले, अच्छे कॉलेजेस में मिले, है ना। तो बस आप लोग मेहनत करते जाइए, दिल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एकदम मन लगा दीजिए पढ़ाई में, दिन रात एक कर दीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, फॉर्म आने का टेंशन मत लीजिए, फॉर्म आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज क्या है बच्चों? लिविंग बोथ ऑन लैंड इन वाटर, यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यही हुआ, जल और थल दोनों जगह पर रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, क्या कहते हैं? यानी ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हो जीवित, क्या कहेंगे? एम्बिगियस कहेंगे। जी नहीं, एम्बिगियस का मतलब मैं बताया था अस्पष्ट होता है, ये तो होगा नहीं, बताया था ना, इसका मतलब अस्पष्ट होता है। या कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके उसे भी एम्बिगियस कहते हैं, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके उसको भी एम्बिगियस कहते हैं, यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एम्बिगियस कहेंगे, या फिर अस्पष्ट भी कह सकते हो। अब बात करेंगे एम्बिडेक्ट्रस की, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका था। एम्बिडेक्ट्रस का मतलब क्या होता है? दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, है ना। यानी दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? एम्बिडेक्ट्रस कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। एम्फीबियन, तो जी हाँ दोस्तों, एम्फीबियन का ही मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हेडोनिस्ट की, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो ये मानता हो कि जीवन में सुख ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सुखवादी टाइप का। ये कैसा है? हेडोनिस्ट वाला जो व्यक्ति होगा, ये हमेशा मतलब यही चाहता है, यही मानता है कि जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सुखवादी टाइप का है ना। हाँ, तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एम्फीबियन होगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, यदि ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शंस में अपना ज़रूर जो है फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।